हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका इस सीरीज का 6th पार्ट है। इसके पहले 5th पार्ट में हम क्वेश्चंस 125 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जैसे कि अब आपका एग्जाम भी यूपीएचएससी का एकदम क्लोज है, तो हम बहुत ही क्विक वे में सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इस सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज हम 125 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ब्लांचिंग फूड? तो फूड को ब्लांच करने का जो मेन रीजन है, प्राइमरी रीजन है, वो क्या है? क्लीन्स द फूड, प्रिवेंट्स पेस्ट इन्फेस्टेशन, इनएक्टिवेट्स एंजाइम्स इन फूड एंड प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम ड्राइंग। तो पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है सिर्फ हमें इसी क्वेश्चन को नहीं देखना है। अब जैसे आपका ब्लांचिंग है, तो हम ब्लांचिंग से रिलेटेड पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं, ताकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसका कुछ भी पार्ट मिस ना करिए। तो पहले हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्लांचिंग क्या है? दिस इज प्लंजिंग फूड इनटू बॉइलिंग लिक्विड एंड इमर्सिंग इन कोल्ड वाटर। तो पहले हम बॉइलिंग लिक्विड में डालते हैं, बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, देन हम उसको फिर कोल्ड वाटर में हम उसको रखते हैं। कोई भी हम फूड प्रोडक्ट को करते हैं। इसका जो मेन पर्पस है, दिस डिस्ट्रॉयज एंजाइम्स प्रेजेंट इन फूड। तो जो बेसिकली हम करते हैं, जो फूड में एंजाइम्स प्रेजेंट है उसको इनएक्टिवेट करने के लिए हम इसको करते हैं। मतलब मेन पर्पस हमारा है कि जो फूड प्रोडक्ट में एंजाइम्स प्रेजेंट है उनको इनएक्टिवेट करना, डिस्ट्रॉय करना। हेंस यूज्ड एज प्रिपरेशन फॉर प्रिजर्वेशन, कि हमको उसको प्रिजर्व करके रखना है फूड को, तो उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उनको हम इनएक्टिवेट कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें। तो कौन से फूड प्रोडक्ट्स इसमें यूज होते हैं? फूड प्रोडक्ट्स नॉर्मली ब्लांच्ड आर टोमेटोज, पोटैटोज, आलमंड्स, कैरेट्स एंड बीन्स। आपने मोस्टली टोमेटो तो हम नॉर्मली ब्लांच करते ही हैं ना, आलमंड्स करते हैं, तो ये हम टोमेटो, पोटैटो, एलमंड्स, कैरेट, बीन्स, इन सबको ब्लांच करने नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो मेन जो इसका पर्पस है वो क्या है? डिस्ट्रॉय एंजाइम्स प्रेजेंट इन फूड। तो पहले आप अपना आंसर देख लीजिए। क्लीन्स द फूड, प्रिवेंट्स पेस्ट इन्फेस्टेशन, इनएक्टिवेट्स एंजाइम। तो जो उसका मेन पर्पस है वो क्या है? इनएक्टिवेट्स एंजाइम इन फूड। आंसर सी इज करेक्ट। बाकी और भी सब आपका है, बट मेन पर्पस आपका क्या है? इनएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय एंजाइम्स प्रेजेंट इन फूड। इसके अलावा बाकी क्या एडवांटेजेस हैं? पील कैन बी रिमूव्ड इजिली। आप पीलिंग कर सकते, एलिमेंट्स को आपको पील करना है तो वो इजी हो जाएगा। इट इज प्रिलिमिनरी मेथड फॉर कैनिंग एंड फ्रीजिंग। जब आपको कैनिंग और फ्रीजिंग करें, पहले आप ब्लांचिंग करोगे, देन आप कैनिंग, उसके आप फ्रीजिंग करोगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें प्रेजेंट है उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एंजाइम ब्रिंगिंग स्पॉइलेज कैन बी इनएक्टिवेट। जो एंजाइम की वजह से स्पॉइलेज हो जाती है फूड की, वो हम इनएक्टिवेट कर देते हैं एंजाइम्स को। ब्लांचिंग कॉजेज बेटर एक्सपोजर ऑफ पिगमेंट्स, हेंस इम्प्रूव्स द कलर्स ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो ब्लांचिंग से फूड प्रोडक्ट का कलर इम्प्रूव हो जाता है। अब क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं? जैसे कि वाटर, जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो सकते हैं, और अगर आपने काफी लंबे समय तक ब्लांचिंग करी तो आपका जो फूड है वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। मे बी हमें उतना सॉफ्ट नहीं चाहिए तो वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप पीलिंग कर सकते हो, कैनिंग, फ्रीजिंग के पहले आप ब्लांचिंग करोगे तब उसको करोगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर सकते हो, फूड प्रोडक्ट का कलर इंप्रूव करना है उसके लिए ब्लांचिंग कर सकते हैं। बट इसने पूछा है कि प्राइमरी रीजन क्या है? तो प्राइमरी रीजन है इनएक्टिवेट्स एंजाइम इन फूड। क्लियर? आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट, RDF फॉर इंडियन वुमेन आर बेस्ड ऑन रेफरेंस वुमेन हु हैज। तो जो हमारा RDA बनता है वो रेफरेंस मैन और रेफरेंस वुमेन के बेस पर बनता है। अब रेफरेंस मैन का क्या होता है? जो भी आपका नया RDA 2020 का आया है, उसमें जो रेफरेंस मैन और वुमेन की एज है वो 19 to 39 ईयर्स है। ये आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी जो एज है वो क्या है? 19 to 39 ईयर्स। देन हाइट क्या है? ये मैन की बात हो रही है, रेफरेंस मैन। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, एज पूछ सकता है, तो एज मैन और वुमेन की सेम है। देन अब आपको हाइट पूछ सकता है, तो मैन की हाइट जो है रेफरेंस मैन की हाइट 177 से 178 सेंटीमीटर।
तो इसके बीच में कुछ भी डिजिट आ सकती है। देन वुमेन की बात करें तो 162 से 163 सेंटीमीटर। और वेट की अगर हम बात करें, वेट तो मेन का क्या है 65 kg और वुमेन का 55 kg। ठीक है। BMI अगर हम दोनों का देखें तो BMI इसमें आपका है 18.5 to 22.9 kg पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। क्योंकि BMI का फॉर्मूला क्या है, वेट इन kg अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर, तो ये kg पर मीटर स्क्वायर में है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, वेट और हाइट पूछा है प्रेफरेंस वुमेन की। तो अभी हमने वेट तो देखा 55 आपका यहीं पर है, तो यहीं से आपने कैच कर लिया। क्लियर। 55 आपका रेफरेंस वुमेन का वेट है और हाइट कितना है 162 से 163, तो 1.61 मीटर है। अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1.62 या 1.63, यहाँ पे 1.61 है, तो आपने इससे मैच कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। एज पूछ सकता है, फिर मैन या वुमेन में हाइट और वेट पूछ सकता है, और BMI पूछ सकता है। क्लियर। तो ये RDE आपका जो 2020 है उसको आपको ध्यान से करना है। जो आपके हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का फ्रेम होगा RDA से, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अप्रोच। अब मैनेजमेंट का अप्रोच इसमें से कौन सा नहीं है, तो हमने क्लासिक अप्रोच पढ़ा है, सिस्टम अप्रोच पढ़ा है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पढ़ा है, बट डबल एंट्री सिस्टम ऐसा कोई अप्रोच हमने नहीं पढ़ा है। क्लियर। तो आंसर डी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द बॉबिन इन द स्विंग मशीन। अब स्विंग मशीन में जो बॉबिन को कौन होल्ड करता है, तो ऑक्सीलेटिंग हुक। ठीक है, ऑक्सीलेटिंग हुक होल्ड करती है। जो नीचे एक आपका ऐसे बना होता है ऑक्सीलेटिंग हुक, इसमें एक हुक निकला होता है, इसके अंदर हम अपनी बॉबिन को फिट करते हैं। स्विंग मशीन को भी ध्यान से देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टेक्सटाइल, ये भी आपका टेक्सटाइल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट कसूती एम्ब्रॉयडरी। तो नॉट को आप ध्यान रखिएगा, डज नॉट, कसूती एम्ब्रॉयडरी इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, मेहंदी, गवंथी, आरी, मुर्गी। तो पहले हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। कसूती एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे इस टॉपिक से। कसूती आपकी एम्ब्रॉयडरी कर्नाटका की है, क्वेश्चन ये हो गया आपका। ठीक है, कसूती इज वर्ल्ड फेमस एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कर्नाटका, एक क्वेश्चन हो गया। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पेन, कहाँ से ओरिजिनेट, स्पेन से ओरिजिनेटेड हुई है। वेयर दिस एम्ब्रॉयडरी इज नोन एज ब्लैक वर्क, वहां पे इसको ब्लैक वर्क बोलते थे। ठीक है, स्पेन। इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, इसको हम बोलते हैं काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। तो एक ये हो गया, 3 क्वेश्चन ये आपके हो गए, 4 क्वेश्चन। ये भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कसूती है। देन इसमें कौन कौन से मोटिव्स बनते हैं, तो बहुत सारे आप मोटिव्स बना सकते हो। इसका जो एक फेमस मोटिव है वो है गोपुरम, ये जो वहाँ के टेम्पल का शेप होता है उसी शेप पर ये बनता है, थ्रेड को काउंट कर करके ये बनते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। जो आपका ये मटेरियल है इसको हम काउंट कर करके बनाते हैं। ये गोपुरम इम्पॉर्टेंट मोटिव हो गया। इसके अलावा तुलसी, वृंदावन, शिवलिंग, नंदी, टाइगर, लैम्प, बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब आपके इसमें बनते हैं मोटिव्स, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है गोपुरम, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। तो आपके 5-6 क्वेश्चन ये हो गए। ये स्टिचेस इसकी कौन कौन सी है, गवंथी, नेगी, मेंथी, मुर्गी, इन सबका अपना अपना एक मीनिंग है। कौन सी आपकी नॉट स्टिच है, कौन डबल रनिंग स्टिच है, तो वो हमें डिटेल में पूरे क्लासेस के लिए लेना पड़ेगा। अभी हम देख लेते हैं कि स्टिचेस इसमें गवंथी, नेगी, मेंथी, मुर्गी है, आरी इसमें नहीं है ना, आरी इसमें नहीं है। तो गवंथी, मुर्गी, मेंथी और नेगी, नेगी। क्लियर। तो यहाँ पे एक और आपका हो गया नेगी।
ये याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। गवंथी, मुर्गी, मेंथी, नेंगी, 4 होते हैं इसमें। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इज बाय। तो वाटर, जो इलेक्ट्रिक वाटर है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, इंडक्शन। तो ये कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे आप केटल में पानी गर्म करते हो ना, तो कन्वेक्शन के थ्रू वो ऊपर जाता है, जो हॉट वाटर है वो ऊपर जाता है, उसके स्पेस पे कोल्ड वाटर आता है, फिर ऐसे रन होता है। तो ये कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। देन नेक्स्ट, सोशियोमेट्री इज अ टूल टू मेजर चाइल्ड्स। सोशियोमेट्री क्या होता है? एक टूल है ये रिलेशनशिप विद पीयर्स, जो उनके ग्रुप है, जो बच्चों के ग्रुप हैं उनके बीच में, किसी के भी बीच में रिलेशनशिप, जो उनके दोस्तों के बीच में ग्रुप है, उनके पीयर्स के, उनके ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करने का एक मेथड है। ये किसने दिया था? J.L. मोरेनो। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, सोशियोमेट्री इज गिवन बाय, डेवलप्ड बाय J.L. मोरेनो। तो आपको मोरेनो भी लर्न करना है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, सोशियोमेट्री आपका रिलेशनशिप, अपने ग्रुप में रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए यूज होता है कि आपका ग्रुप के संग कैसा रिलेशनशिप है, अपने मतलब पीयर्स के संग आपके। क्लियर? नेक्स्ट, DRDA क्या है? फंक्शनिंग किस लेवल पे? इसका पहले फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये किस लेवल पे काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, क्योंकि इसका नाम ही है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। क्लियर? आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ABC ऑफ पोस्टर का ABC क्या होता है? पोस्टर जो हम बनाते हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, टाइप 1 एरर इज मेड व्हेन। अब टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या है? पहले आप इसको देख लिए। अब हम जब नल हाइपोथेसिस लगाते हैं तो दो, एक आपकी हाइपोथेसिस ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अगर हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो वो टाइप 1 एरर होती है, और अगर वो फॉल्स है और हमने उसे रिजेक्ट नहीं किया है तो वो टाइप 2 एरर होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है और आपने रिजेक्ट कर दी है तो वो टाइप 1 एरर होती है। ये सबसे ज्यादा सीरियस एरर होती है। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। टाइप 1 एरर अल्फा से डिनोट करते हैं। ज्यादा सीरियस इन दोनों में से कौन सी है? टाइप 1 एरर इज मोर सीरियस देन टाइप 2 एरर, क्योंकि आपकी ये ट्रू है और आपने इसे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, मे बी किसी बॉटल में पॉइजन है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने माना ही नहीं कि इसमें पॉइजन है, तो वो ज्यादा सीरियस मैटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी किसी बॉटल में पॉइजन है बट वो फॉल्स है और आपने रिजेक्ट उसको कर दिया, रिजेक्ट नहीं किया, तो वो इतना सीरियस नहीं है, बट ये ज्यादा सीरियस हो जाएगा। तो ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इज टाइप 1 एरर। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 में कौन सा रिच है? तो बटर तो हो नहीं सकता क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑलिव ऑयल म्यूफा का सोर्स है ना, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, ये म्यूफा का सोर्स है, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स है। ठीक है, तो आपका ए लार्ड नहीं होगा आपका, ये फैटी फिश, मस्टर्ड सीड्स और वॉलनट, CEF। करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। तो ये भी आपको लिस्ट पूरी है, आप इसको लर्न कर लीजिए कौन सा आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स है, कौन म्यूफा का, कौन प्यूफा का, ठीक है, कौन ओमेगा 3 का, कौन सा ओमेगा 6 का। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी पूरा एक लेक्चर लग जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। तो यहाँ पे पूछा है इंटॉक्सिकेशन, तो पहले इसको आप क्लियर करिए कॉन्सेप्ट अपना। एक आपका है फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन और एक है इन्फेक्शन। फूड बॉर्न इन्फेक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है? फूड इंटॉक्सिकेशन कब होता है? इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स
प्रोड्यूस्ड बाय कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने फूड प्रोडक्ट में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दिया है, और जब हम उसका इंटेक करते हैं तब हमें इंटॉक्सिकेशन होता है। बट सपोज हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर सकते हैं, हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट है, तो हमने उसको इंटेक कर लिया तो फूड इन्फेक्शन होगा। बट उस जैसे आपको कोई ये फूड प्रोडक्ट है, अब सपोज इसमें आपका दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसमें छोटे छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, ये तो अगर आपने इसका इंटेक किया तो इन्फेक्शन होगा। बट इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है, इसने अब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दिए, इसमें इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन्स। अब हम अगर इसका इंटेक करेंगे तो हमें क्या होगा, फूड इंटॉक्सिकेशन। क्लियर? तो ये टॉक्सिन्स की वजह से हो रहा है, और ये फूड ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉज कर रहे हैं, वो बॉडी के अंदर जाके फिर वो कॉज करेंगे। तो जो आपका इंटॉक्सिकेशन है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ये सोर्सेज हैं। इसमें ई कोलाई, सैल्मोनेला टाइफी हो गया, शिजिला हो गया, ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इसमें कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ये इंटॉक्सिकेशन का है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ए एंड सी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटॉक्सिकेशन पूछा है कि इन्फेक्शन पूछा है। क्लियर? नहीं क्लियर है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पे पूरा लेक्चर आपको दूंगी। आई होप कि तब भी मैं उतना स्पीड में नहीं चल रही हूँ, आपको कवर करवा के ही चल रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर नॉट यूज्ड इन द किचन? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप अवन यूज करते हो, कुकिंग रेंज यूज करते हो, पोटैटो पीलर, ब्लेंडर, बट हम टैली मशीन और बेन मैरी यूज नहीं करते हैं। टैली मशीन पता है ये सबको। बेन मैरी क्या होता है, जिसमें आप खाना गर्म करके, ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में आपने देखा होगा स्टील कैसे होता है, उसमें नीचे हॉट वाटर रहता है और इसमें खाने ऊपर से रखे रहते हैं, तो ये गर्म कर कुकिंग के बाद यूज होता है ये। तो आपका सी और डी नहीं होगा, आंसर सी। क्लियर? इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आता है बेन मैरी से। ये आपका फूड प्रोडक्शन यूनिट्स में यूज हो रहा है, रेस्टोरेंट्स में यूज हो रहा है, इन सब जगह पे यूज होता है। करेक्ट लेआउट ऑफ यूनिडायरेक्शनल फैब्रिक फॉर गारमेंट कटिंग। तो गारमेंट कटिंग में हम लेंथ वाइज फोल्ड भी करते हैं, डबल फोल्ड करते हैं, ओपन भी हम कर सकते हैं कटिंग ना। आप कपड़े को कैसे लेंथ वाइज फोल्ड करके उसको कटिंग करते हो, कभी हम ओपन भी करते हैं, उसको डबल फोल्ड करके हम करते हैं, बट क्रॉस वाइज हम नहीं करते हैं। क्लियर? तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर नॉवेल्टी यार्न्स। तो अब ये यार्न्स है, कौन से आपके सिंपल यार्न्स है, कौन से नॉवेल्टी यार्न है। तो आप सिर्फ सिंपल यार्न देख लो, थोड़े से हैं, बाकी जो बचेंगे वो नॉवेल्टी यार्न हो जाएंगे। तो यार्न सबसे पहले आपको पता होगा, जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनसे मिलके यार्न बनते हैं, ठीक है। यार्न आपका सिंगल यार्न, प्लाई यार्न, कॉर्ड यार्न या केबल यार्न, रोप यार्न, क्रेप यार्न, तो कई होते हैं, हम पहले समझते हैं। देखिए सिंगल सिंगल आपके हैं फाइबर, इनसे मिलके ये दो मिलके बन रहे हैं, तो क्या हो गया, सिंगल यार्न। सबसे पहले, इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यार्न कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग टुगेदर स्टेपल ऑफ फिलामेंट फाइबर। तो ये फाइबर से मिलके आपके यार्न बन गए ना। छोटे छोटे आपके फाइबर हैं, स्टेपल हो सकते हैं या बड़े बड़े भी हो सकते हैं, तो इनको हमने आपस में जोड़ दिया, ट्विस्ट करके आपस में हमने इनको आपस में हमने ट्विस्ट करके जोड़ दिया, सबको जोड़ के एक हमने बना दिया, तो ये सिंगल यार्न हो गया। जो आपको धागा, रील वाले धागे मिलते हैं मार्केट में ना, जो आपके ऐसे रील होती है और उस पे धागे ऐसे लपटे रहते हैं ना, तो ये आपका सिंगल यार्न हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दोगे ना, तो 2 प्लाई, 3 प्लाई जैसे भी जोड़ दोगे, आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग 2 और मोर सिंगल यार्न ना। तो सिंगल यार्न को जोड़ दिया आपने तो 2 प्लाई बन गया। अब इन 2 प्लाई को आपस में आपने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, कॉर्ड यार्न या केबल यार्न, बाय प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग 2 और मोर प्लाई यार्न। प्लाई यार्न्स को आपस में जोड़ दिया तो कॉर्ड यार्न हो गया। अब उनकी आपस में फिर ट्विस्टिंग कर दी तो रोप जैसा बन गया, रोप यार्न। और अगर हमने कॉर्ड यार्न में ही ज्यादा हमने ट्विस्टिंग कर दी तो वो क्रेप यार्न हो गया। तो आपके सिंपल यार्न में सिंगल यार्न, प्लाई यार्न, केबल, कॉर्ड, क्रेप, सी ऐसे पढ़ लीजिए, केबल, कॉर्ड, क्रेप और रोप यार्न।
अब बाकी जो आपके बच्चे सब नोवेल्टी यान होते हैं, मतलब उसमें कुछ हम एस्थेटिक इफेक्ट देते हैं। सपोज आपका ये थ्रेड है, अब यहाँ पे हमने कुछ दूसरे टाइप का कुछ फाइबर जोड़ दिया, उसमें कुछ एस्थेटिक वैल्यू आ गई यहाँ पे इस एरिया में, फिर यहाँ पे कुछ एस्थेटिक वैल्यू दे दिया, तो ये सब नोवेल्टी यान हो गए। बक्कल यान, स्लब यान, फ्लॉक यान, ये सब आपके नोवेल्टी हो गए, कुछ एस्थेटिक वैल्यू हम दे रहे हैं इसमें। कहीं ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया, कहीं कोई दूसरा फैब्रिक जोड़ दिया, फाइबर जोड़ दिया सॉरी। तो केबल, क्रेप, रोप, कॉर्ड, सिंपल, प्लाई, ये सब सिंपल यान्स है। तो आपको कौन सा है, ये तीनों नोवेल्टी यान है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डी। क्लियर? या फॉर एग्जाम्पल ये क्रेप यान हो गया। देन कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आर, अब ये आपका पूरा पहले हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले होम मैनेजमेंट के आपके 4 स्टेप्स ये हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवेलुएटिंग। ठीक है, तो आपसे कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पूछा है। अब जब आप कंट्रोलिंग पढ़ोगे, स्टेप्स कंट्रोलिंग के, हमें 1 बाय 1 सबके स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग पूछा इसलिए हम इसकी बात करें। तो कंट्रोलिंग के जब स्टेप पढ़ोगे, इसमें इम्प्लीमेंटिंग आएगा, फिर चेकिंग और एडजस्टिंग आएगा। तो चेकिंग और एडजस्टिंग अलग स्टेप हो गए, ये इम्प्लीमेंटेशन से मतलब नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपका एडजस्टिंग और चेकिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग स्टेप है। एक स्टेप आपका ये है, सेकेंड, थर्ड, 3 स्टेप है, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं। अब आपका बच्चा क्या 2 में ऑप्शन पूछा है, तो फैसिलिटेटिंग और कंट्रोलिंग सेकेंड एंड थर्ड, इसलिए ये आंसर हो रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये ट्रिकी है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज प्रमोटेड थ्रू, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टोरी सुनाते हैं, बच्चे के संग कन्वर्सेशन, बातचीत करते हैं, सोशल पार्टिसिपेशन ना, वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करता है, सोसाइटी में उसका कुछ रोल प्ले है। बाकी सोलिटरी प्ले, अब अच्छा अकेले खेल रहा है, सोलिटरी प्ले खेल रहा है, तो अकेले खेल उसका कैसे डेवलपमेंट होगा लैंग्वेज का, अकेले में तो नहीं होगा ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। तो जब कोई टीचर क्लास में पढ़ाने लग जाता है, उसके पहले वो एक लेसन प्लान बनाता है अपना। तो वो उस लेसन प्लान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें कुछ टीचिंग एड्स यूज होते हैं, टीचर कुछ एक्टिविटी करता है, उसकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कैसे वो चीज़ें परफॉर्म होंगी। देन अप्रेजल, उसका लास्ट में इवेलुएशन होता है, अप्रेजल होता है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which among the following are the community service offered in the interest of the public। तो पब्लिक के लिए कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं, पब्लिक को प्रोटेक्शन दी जाती है, ट्रांसपोर्ट दिया जाता है, कम्युनिकेशन की दी जाती है, सोशल ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं करी जाती है पब्लिक को। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, सी इज करेक्ट। द वेरिएंस, अभी आपका स्टैटिस्टिक्स का आ गया रिसर्च से। द वेरिएंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज स्क्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, स्मॉलेस्ट व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन, डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा। तो ये सिग्मा क्या है, ये एसडी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये गलत हो गया, अगर यहीं पे एसडी का स्क्वायर लिख देता तब ये करेक्ट हो जाता। ये वेरिएंस होता है एसडी का स्क्वायर, डिस्क्राइब्ड एज द डिस्पर्जन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हमने यही कैच कर लिया तो थर्ड हमारा नहीं है, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ए इज करेक्ट। क्लियर? क्योंकि वेरिएंस इज इक्वल्स टू क्या है, एसडी का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा ही है, तो आप यहीं से कैच कर सकते हो। तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पास्चराइजेशन इन द मिल्क इज डन टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। करेक्ट ना, आप क्यों करते हो पास्चराइजेशन, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेंस है, वो डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इट इज टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड मिल्क। अब मिल्क में तो लैक्टिक एसिड है, तो हम उसके लिए तो करेंगे नहीं, वो तो उसमें प्रेजेंट ही है। हम क्या करते हैं इसके लिए, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का टेस्ट होता है।
दिस एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड बाय नॉर्मल पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन अगर हम करते हैं तो इससे ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। इट्स एक्टिविटी इज टेस्टेड टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ पास्चराइजेशन। अगर ये एक्टिव है, प्रेजेंट है, तो मतलब पास्चराइजेशन हमारा करेक्ट नहीं हुआ है। तो हम कैसे चेक करते हैं इसको? एल्कलाइन फॉस्फेटेज से। तो आपका रीजन रॉन्ग हो गया। तो ए इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कैसे हम चेक करते हैं? एल्कलाइन फॉस्फेटेज से चेक करते हैं पास्चराइजेशन को। Acute renal failure means the kidneys have failed suddenly. Various toxins or severe blood loss or trauma affect kidney functioning. तो इसको हम पहले डिटेल में एक बार देख लेते हैं। Acute renal failure को हम ARF भी बोलते हैं। There is a sudden shutdown of the renal function। तो sudden हो रहा है, एकदम अचानक से हो रहा है ना। किडनी सडनली फेल, तो करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, सडन शटडाउन ऑफ रीनल फंक्शन फॉलोइंग मेटाबॉलिक इंसल्ट और ट्रॉमेटिक इंजरी टू नॉर्मल किडनी। कुछ भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो गया, कुछ ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, तो आपका किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम हो गया, वो माल फंक्शनिंग हो गई। देन there is a high mortality and the condition needs a medical emergency in which the nutritionist play supporting role। तो आपको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी जाती है, साथ ही साथ आपको न्यूट्रिशनिस्ट का भी यहाँ पे एक मेजर रोल हो जाता है, क्योंकि किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव नहीं कर पा रही है, तो कौन से हमें उसको मिनरल्स देने हैं, कितना वाटर बैलेंस होना चाहिए, तो वहाँ पे एक न्यूट्रिशनिस्ट का, डाइटिशियन का रोल भी मेजर हो जाता है। अब क्या क्या कॉजेज हो जाते हैं? ब्लड लॉस एक्सेसिव हो गया, प्लाज्मा हो गया, फ्लूइड का लॉस हो गया, कोई एनेस्थीसिया हो गया, सर्जिकल कोई ऑपरेशन हो गया, कोई सीरियस इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर हो गया, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गए, देन कुछ आपका टॉक्सिन्स हो गए, ड्रग्स का हो गया प्रॉब्लम, या फिर नेफ्राइटिस और नेफ्रोसिस, वो भी आपका एक्यूट रीनल फेलियर कॉज कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? वेरियस टॉक्सिन्स और सीवियर ब्लड लॉस और ट्रॉमा अफेक्ट किडनी फंक्शनिंग। तो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। अभी हमने देखा सारे इसके कॉजेस। इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट दैट कम्स विद सप्लाईज। तो ये करेक्ट है। इनवॉइस हमें जब हमारे पास सामान इसके संग इनवॉइस आती है। कैश पेमेंट हैज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इट। तो हम कैश पेमेंट इसके बेसिस पे तो करते नहीं, पेमेंट हम पहले कर देते हैं, फिर हमारे पास सप्लाई आ रही है, साथ में इनवॉइस आ रहा है, तो रीजन इज रॉन्ग। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। क्लियर? देन बोथ गारमेंट बाइज एंड ट्रू बाइज कैन बी यूज्ड फॉर फिनिशिंग नेकलाइन। तो गारमेंट बाइज क्या हो गया? जो आप ट्राइंगल कपड़ा लेते हो, जब आप कोई आपके पास एक हैंकी मान लीजिए सपोज है, तो उसको आपने 45 डिग्री पर रख के अगर कटिंग करी है तो वो ट्रू बाइज होती है। जो आपके क्रॉस वाइज और लेंथ वाइज ग्रेन्स होते हैं वो 45 डिग्री पर होने चाहिए, तो ये आपकी ट्रू बाइज होती है। तो ये आपकी मोस्टली नेकलाइन पे यूज होती है, जो ट्रू बाइज होती है ये मोस्टली नेकलाइन पे यूज होती है। तो इसका अपना गारमेंट बाइज का अलग पर्पस है, ट्रू बाइज का अलग पर्पस है, तो एजर्शन आपका रॉन्ग हो गया। बोथ हैव सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेच किसमें होती है? ट्रू बाइज में होती है, क्योंकि 45 डिग्री में इसमें जो आपके ग्रेन्स होते हैं वो 45 डिग्री पर होते हैं। तो आपका बोथ फॉल्स। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, मतलब आज का जो पार्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्रॉस डाइंग एंड यूनियन डाइंग आर सेम, बोथ में प्रोड्यूस मल्टी कलर्ड इफेक्ट्स। तो इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्रॉस डाइंग क्या है और यूनियन डाइंग क्या है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें ताकि मुझे भी पता चले आप कितने कॉन्शियस हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में मोस्टली 1 वीक भी नहीं बचा है, अपने पास टाइम बहुत कम है, हमें बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन करनी है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे।
मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्रॉस डाइंग और यूनियन क्रॉस डाइंग कैन प्रोड्यूस मल्टी कलर्ड फैब्रिक, इससे मल्टी कलर फैब्रिक होता है। इन दिस 2 or more fiber types accept a different dye and become a different color. Dyeing blends in the same dye bath with 2 or more shades. तो आपने क्या किया, एक आपने ये ले लिया, आपने जो भी इसमें फैब्रिक डाला है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स यूज हुए हैं, ठीक है, मोर देन टू और मोर देन 2 टाइप के फाइबर यूज हुए हैं, कोई सिंथेटिक है, कोई कॉटन है, कोई सिल्क है, मतलब किसी भी टाइप के यूज हो सकते हैं। और वो उसमें हमने अलग अलग कलर डाले हैं, तो वो जो जिसके लिए सुटेबल है, वो कॉटन सुटेबल उसने कॉटन को कर लिया, जो जिस कलर के लिए सुटेबल है उसने वो कलर ले लिया, तो वो उस शेड में आ जाएगा। तो ये मल्टी शेड में बन जाएगा आपका। जैसे इतना आपका मान लिए इतना ये वाला शेड आ गया, उतना रेड आ गया, इतना ब्लू कलर का, तो ऐसे आपका बन गया। यूनियन डाइम 2 or more fiber types are dyed in the same dye bath in the same shade। अब यूनियन में क्या है, सेम शेड में ही होता है, डिफरेंट डिफरेंट है बट वो उसमें एक ही कलर आपका चढ़ेगा, तो ये सेम शेड में होता है। बट इसमें अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो इसमें मोर देन 2 टाइप्स के फाइबर्स यूज होते हैं, ये सिमिलैरिटी है। बाकी इसमें क्रॉस डाइंग में आपके मल्टी कलर बनेगा, इसमें एक कलर का बनेगा, ये डिफरेंट, इसमें डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। सो आज का क्लास मतलब आज का वीडियो यहीं पर होता है, आपके क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ा भी नहीं कर सकते हैं वीडियो को, तो इतना सफिशिएंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके संग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।